फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम टू ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एज वेल एज रेशियो ऑफ शेयर्स। तो फ्रेंड्स ये जो एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसमें से 100% चांसेस रहते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, चाहे आप टेट एग्जाम का उठाइए या फिर आप नेट का उठाइए या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का उठा के देखिए, आपको फॉरफीचर या रेशियो में से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अच्छा, बात इस टॉपिक की ये है कि इसमें आपको इश्यू ऑफ शेयर्स जो है एक बेस है जिसका आपको पता होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स को क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ऑल्दो इश्यू ऑफ शेयर्स एक बेस है, बट मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लगाकर चल रहा हूँ कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स आता होगा, तभी आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, फोर फीचर्स को क्लियर कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 101% ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दे रखे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और किस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फोर फीचर में से और रेशियो में से। तो चलिएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नेट कॉमर्स की या कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या एंट्रीज पास करते हैं जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एग्जांपल के साथ समझेंगे फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स को। फिर एक टॉपिक आता है एनरोलमेंट ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है? एक नई टर्म है, बेसिकली हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलती है जनरली। एनरोलमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो भाई कंपनी को क्या करना होता है, उसको रीइश्यू करना होता है, तो रीइश्यू को भी डिस्कस करेंगे। देन हम इलिस्ट्रेशंस कुछ देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो ये पूरा सेट है जो इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी आपको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर होता क्या है, एक बेसिक टर्म में हम बात करें तो फोर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। भाई एक शेयर होल्डर ऐसा है, जनरली जब शेयर्स हम अलॉट करते हैं तो क्या है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पर देना होता है, एप्लीकेशन मनी जिसको हम कहते हैं, मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसा देना होता है। कुछ पैसा एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर देंगे। अगर कॉल्स हैं, फर्स्ट कॉल में देंगे, सेकंड कॉल में देंगे। इस तरह का कंप्लीट प्रोसीजर रहता है जिसमें आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो अब क्या होता है, एक शेयर होल्डर है, जब उसने शेयर्स खरीदने की बारी आई, जब उसने अप्लाई करा, आईपीओ के लिए अप्लाई करा, एप्लीकेशन मनी दी, उस टाइम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होगी कि वो एप्लीकेशन मनी तो उसने दे दी और वो हर कोई देगा, एप्लीकेशन मनी तो हर कोई देगा। जब बात आई अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट भी कैसे ना कैसे करके उसने पे कर दी। लेकिन जब बात आई फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की, यहाँ पर आके उसका हाथ हो गया टाइट, उससे पेमेंट नहीं की गई। तो अब वो क्या करे, आगे की पेमेंट उसने रोक दी। अब कंपनी भी क्या करे, तो कंपनी क्या करती है, एक नोटिस देती है उसको। नोटिस किस चीज का देती है? नोटिस ये कहती है कि आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है और अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, 14 दिनों का टाइम है, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। फिर भी वो पेमेंट नहीं करता तो कंपनी के पास एक ऑप्शन आता है, वो कंपनी क्या करती है, फोरफीचर कर लेती है। ऑल द फोरफीचर सबसे लास्ट स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम कह देती है कि हम फोरफिट करेंगे, नहीं। काफी सारे नोटिस दिए जाते हैं शेयर होल्डर को कि आप अपना अमाउंट पे करिए, बट फिर भी वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। कंपनी क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। अब बात यह आती है कि फोरफिट करने के बाद होता क्या है। देखो, जो पैसा उसने दे दिया वो कंपनी के लिए क्या है, एक फायदा हो जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगी। अब कंपनी शेयर्स को फोरफिट करने के बाद क्या करेगी, दोबारा क्या करेगी, उसको री इश्यू कर देगी, दोबारा उसके ऊपर पेमेंट मंगवाएगी। तो कंपनी फोरफिट करा हुआ पैसा अपने पास जब्त कर लेती है। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया रहता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब जब कंपनी फॉरफीचर करती है तो उसके लिए एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास होता है। ऐसा नहीं है कि घर की खेती है, कभी भी फॉरफीचर कर लिया, कभी भी कुछ कर लिया। एक प्रॉपर रूल रहता है, सबकी परमिशन भी चाहिए होती है, कहाँ पे उसको यूज करा जाएगा, पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है फॉरफीचर करते टाइम। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपनी, इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर देखते हैं कि क्या हम फॉरफीचर के बारे में जान सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, डिमांड करती है शेयर मनी इन इंस्टॉलमेंट। बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा कि इंस्टॉलमेंट में लेती है, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे, अगर मान लो शेयर होल्डर फेल हो जाता है कि वो पे नहीं कर पा रहा, कोई भी मनी, चाहे अलॉटमेंट मनी हो चाहे कॉल मनी हो, अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो कंपनी क्या करती है, कंपनी
उसको रिक्वेस्ट करती है कि भाई पे कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बट फिर भी वो नहीं पे करता, तो हिज शेयर्स में बी फोरफिटेड, उसके शेयर्स क्या कर लिए जाएंगे, फोरफिट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे कंपनी के थ्रू बाय गिविंग ड्यू नोटिस। लेकिन फोरफिट करने से पहले नोटिस देना जरूरी है, बिना नोटिस के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। कंपनी का तो यही तरीका है ना, बिना नोटिस के कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें उनके आर्टिकल्स में बताई गई हैं। अब दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, एक होता है एओए और दूसरा होता है एमओए। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आने वाले जो क्लासेस रहेंगी वो इसी की रहेंगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं क्लासेस जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ये सारी क्लासेस की डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और पीपीटी भी वहां पे मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, any entitlement of the defaulting member for dividend on his partly paid up shares may be adjusted against his dues on calls। अगर मान लो कोई डिविडेंड उसका पेंडिंग है, हमने डिविडेंड पे नहीं करा कंपनी ने, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है कॉल्स के ऊपर, जो उसने पैसा नहीं दिया उसके अंदर उसको एडजस्टमेंट करा जाता है। द बोर्ड ऑन ए ड्यूली कन्वेंट मीटिंग शुड अप्रूव द फोरफीचर। अब देखो फोरफीचर को अप्रूव कौन करता है, फोरफीचर को हमारा बोर्ड अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर अप्रूव करते हैं, किसी के सिंगल का डिसीजन नहीं होता, ये बोर्ड के थ्रू काम होता है। और फोरफीचर करने से पहले डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है, किसको, कंपनी को। कंपनी डिक्लेयर देगी तभी फोरफीचर करा जाएगा। अब द बोर्ड इशू इंडिविजुअल नोटिस। अब सबसे पहली बात, बड़ी बात तो यही है कि जिसके शेयर्स को फोरफिट किया जाता है उसको नोटिस सर्व करना बहुत जरूरी है। इन केस अगर नोटिस सर्व करे बिना कंपनी फोरफिट करती है, तो शेयर होल्डर क्या कर सकता है, कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं इस चीज के खिलाफ होते हैं कि आप बिना नोटिस दिए एक शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे किसी के भी। अब फोरफिट हो जाएगा तो क्या होगा, जो शेयर सर्टिफिकेट है, जी, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि शेयर होल्डर के पास क्या प्रूफ होता है कि आप कंपनी के उन शेयर्स के मालिक हो, तो वो शेयर सर्टिफिकेट ही डिफाइन करता है। तो उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, इन केस शेयर को फोरफिट कर लिया जाता है। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, चलेगा। अब बात करते हैं कि कंपनी मान लो फोरफिट के ऊपर उतर जाती है, तो क्या एंट्रीज पास की जाएंगी कंपनीज के थ्रू। तो फोर फीचर जब इशू एट पार, मान लो कंपनी ने इशू शेयर करे एट पार, मतलब कि ना तो डिस्काउंट पर, ऑल्दो डिस्काउंट पर कंपनी अब शेयर इशू नहीं करती है, ये अलाउड ही नहीं है। या कंपनी ने मान लो प्रीमियम पर भी इशू नहीं करे, कंपनी ने क्या करा, पार पर इशू करे, मतलब कि 10 रुपए का माना था तो 10 रुपए ही कंपनी ने क्या करे, इशू करे, कोई प्रीमियम ऐड नहीं करा। तो अगर शेयर्स इशू करे जाते हैं पार के ऊपर, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, तो बेसिकली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल मतलब कि जितना कोल्ड अप अमाउंट था, एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, कोल्ड अप अमाउंट से ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब एक होता है इशूड अमाउंट, एक होता है कोल्ड अप अमाउंट। मान लो शेयर्स को इशू करा 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही कॉल करे, तो 8 रुपीज कोल्ड अप अमाउंट रहेगा। 10 रुपए से हम एंट्री नहीं करेंगे, इश्यू अमाउंट से नहीं करेंगे, कोल्ड अप अमाउंट से एंट्री को पास आउट करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इस जगह पर हमें। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जहां से हमें मनी रिसीव नहीं हुई उसको हम अलग से शो करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, मान लो शेयर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, कॉल्स पर भी नहीं मिला, तो कॉल्स को भी अलग से शो करेंगे, और जितना पैसा कंपनी को मिल जाता है वो कंपनी के लिए हो जाता है बेनिफिट, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो एक शेयर होल्डर है जिसने क्या करा, 200 शेयर्स पर डिफॉल्ट कर दिया, मतलब 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं करा। अब हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन मनी तो हर कोई पे करता ही करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ले ली जाती है, तो एप्लीकेशन मनी कभी भी फॉरफिट होती ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी थी 3 रुपए के हिसाब से, कंपनी ने कॉल्ड करे थे 8 रुपए, इसका मतलब उसने कितने पे नहीं करे, उसने 5 रुपए पे नहीं करे। तो कंपनी को फायदा, मतलब कि कंपनी अब कितने पैसे अपने पास होल्ड कर लेगी, रख लेगी, तो 3 रुपए का अमाउंट जो आया हुआ था 200 शेयर के ऊपर, मतलब कि 600 रुपए कंपनी फोर फीचर में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। नॉर्मल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जितने शेयर्स डिफॉल्ट हुए उसमें कितना पैसा रिसीव हो चुका था कंपनी को, जितना भी रिसीव हो चुका था वो आप फोर फीचर में ट्रांसफर कर दीजिए, कंपनी उनको उस पैसे को होल्ड कर लेगी, वो कंपनी के लिए अब एक बेनिफिट हम ट्रीट करके चल सकते हैं। अब कितना पैसा नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट पर नहीं दिया उसने, एप्लीकेशन मनी कोल्ड मनी पर नहीं दिया, तो 5 रुपए नहीं दिए, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 200, मतलब कि 1000 रुपए क्या हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनको हम अलग से शो करेंगे, कितना शेयर अलॉटमेंट था और कितना कॉल्स था। इस तरह हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को शो करेंगे। बात क्लियर, कि आपको ट्रीटमेंट देना है, आपको बताना है कि कितना हमने कोल्ड करा था और कितना उसने पे करा, कितना पे नहीं करा, जितना पे कर दिया था वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, उसको फोर फीचर में ट्रांसफर कर दीजिए। ये बहुत सिंपल सी एंट्री थी।
अब देखिएगा, अगर मान लो शेयर्स इशू थे प्रीमियम के ऊपर, अब एक ट्रीटमेंट हम मान के चल रहे हैं कि जो शेयर्स हमने फोरफिट करने हैं वो प्रीमियम पर इशू थे। अब जब प्रीमियम पर इशू होंगे तो अब प्रीमियम भी पे नहीं करेगा वो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो पहली सिचुएशन तो आती है कि उस प्रीमियम भी उसने पे नहीं करा। मान लो हमने कहा था कि अलॉटमेंट पर आपको प्रीमियम देना है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम देना है। अब जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, 200 ही शेयर्स थे, 8 रुपए कॉल्ड अप अमाउंट था प्लस 1 रुपया प्रीमियम था जो अलॉटमेंट के साथ लेना था, प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया गया था। अब यहां पर क्या होगा, अगर प्रीमियम भी पे नहीं करा तो जितना प्रीमियम था, मतलब कि 1 रुपए का प्रीमियम था, 1 into 200, मतलब कि 200 रुपए से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट तो हमारा 8 रुपए से रहेगा ही रहेगा। 8 into 200 कितना, 1600 से कोल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम यूजुअल, अलॉटमेंट कितना था हमारे पास, अलॉटमेंट 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए का था तो 2 रुपए से कर देंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कॉल 3 रुपए से था, उसको कर लेंगे। जितना अमाउंट रिसीव हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो एप्लीकेशन मनी को फोर फीचर में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर समझने वाली बात ये थी कि अगर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम को भी हम डेबिट कर देंगे। देखो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपको याद भी रखना और समझना भी है, दोनों ट्रीटमेंट आपको दोनों चीजों से याद रखना है कि अगर प्रीमियम नहीं देगा तो प्रीमियम को भी आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर प्रीमियम दे देता है शेयर होल्डर, कि हमने कहा एग्जांपल के साथ समझेगा, एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब 200 शेयर्स पे अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दी, और शेयर्स इशू किए गए थे प्रीमियम पर, और प्रीमियम था अलॉटमेंट मनी के साथ। इसका मतलब अब की बार उसने प्रीमियम भी दे दिया, एप्लीकेशन मनी भी दे दी, तो हम प्रीमियम को क्या करेंगे भला, उसकी कोई एंट्री अलग से शो नहीं करेंगे। बात क्लियर? तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल और टू शेयर फोर फीचर में हम वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे जितना हमें रिसीव हो गया है। क्योंकि यहां पर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को भी शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर कर देंगे। हमेशा याद रखना, शेयर फोर फीचर में हम वो वाला अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे जो हमें रिसीव हो चुका है। हमेशा एक चीज को याद रखिए, शेयर फोर फीचर में जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है डिफॉल्टिंग शेयर्स के ऊपर, वो कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा और उसको क्या कर देंगे, तो शेयर फोरफीचर को हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, फायदे वाला अकाउंट कह सकते हैं। कंपनी के लिए फायदा ही तो है, 200 शेयर्स को तो कंपनी फिर से रीइश्यू कर देगी, कंपनी को क्या ही जाता है, लेकिन कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। बात क्लियर? चलेगा। अब बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो ये जो बैलेंस रहता है ना, इसको जनरली हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं। लायबिलिटी साइड पर क्यों शो करते हैं, क्योंकि देखो कंपनी के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन कल को कुछ भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि वो शेयर होल्डर जो है दोबारा से उसके ऊपर क्लेम ले आए, तो कंपनी उसको हमेशा अपनी लायबिलिटी साइड में ही क्या करती है, शो करती है। जब तो क्या, लेकिन कंपनी अपनी लायबिलिटी साइड में उसको क्या करेगी, शो करेगी। ओके, अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब एग्जांपल के अंदर हम डिटेल में देखेंगे एक बार, पहला एग्जांपल हम डिटेल में देखेंगे कि कंपनी इशू भी कर रही है और फॉरफिट भी कर रही है, उसके बाद जो है फॉरफीचर का हम देखेंगे। चलिएगा, समझते हैं। अब एक कंपनी है होंडा लिमिटेड, इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो, जिसमें जो है 10,000 शेयर्स इशू किए गए, 100 रुपए का बेसिकली इशू अमाउंट है हमारे पास, जिसमें 20 रुपए एप्लीकेशन मनी मंगवाई, 30 रुपए अलॉटमेंट पर, और 20 रुपए हमारे है फर्स्ट कॉल पर, और 30 रुपए हमारा सेकंड कॉल पर एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, 10,000 शेयर्स अप्लाइड भी हो गए और अलॉटेड भी हो गए, सारी की सारी मनी रिसीव्ड होगी, लेकिन 300 शेयर्स जो सुपीरियर के थ्रू हेल्ड किए गए थे, उसने उस पर अमाउंट नहीं दिया और वो शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। बात क्लियर, कि 300 शेयर्स पर उसने क्या नहीं दिया, अमाउंट पे नहीं करा। कौन सा, किसका अमाउंट पे नहीं करा, बोथ कॉल्स का, मतलब कि ना तो फर्स्ट कॉल पे करी ना ही सेकंड कॉल पे करी, तो वो क्या हो गया, कंपनी ने उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब सीधी सी बात है, इश्यू की एंट्री तो बहुत इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट था 2 लाख रुपए का था, फिर हमने उसको शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू में ला दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख से, ये तो बहुत सिंपल थी। फिर हमने ऐसे ही अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, शेयर अलॉटमेंट ड्यू का था, 3 लाख रुपए आने थे, और वो 3 लाख रुपए हमारे आ भी गए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आगे चलते हैं, फिर फर्स्ट कॉल की बारी आई, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए से। फिर हमें कितना रिसीव हुआ, 300 शेयर्स पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ,
तो 300 और इक्विटी कॉल थी कितने की हमारे पास, फर्स्ट कॉल पे कितने की थी, 20 रुपीज की थी। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 कि 6,000 रुपए में रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव अब कितने हुए, 1,94,000, और रिसीव होने कितने चाहिए थे, 2 लाख रुपए होने चाहिए थे, तो 6,000 का डिफॉल्ट हो गया। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसको, बाद में ट्रीट करेंगे इसको। अब ऐसे सेकंड कॉल पे भी हुआ, 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने हमारे पास, 2,91,000, कितने का डिफॉल्ट हुआ, 9,000 रुपीज का यहाँ पे भी डिफॉल्ट हुआ, इस पे हमारे को पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अब कंपनी क्या करी, नोटिस दिया होगा कंपनी ने, डेफिनेटली दिया होगा। नोटिस देने के बाद कंपनी ने क्या करा होगा, क्या कदम उठाया होगा, फोरफीचर का कदम उठाया होगा। अब देखिएगा 300 शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए, अब मुझे बताइएगा कि शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको कहा कि कोल्ड अप अमाउंट देखिए और इश्यू अमाउंट देखिए। क्या यहाँ पे हमें कोल्ड अप अमाउंट अलग से क्या रखा है, कंपनी ने जितना इश्यू करा उतना ही कोल्ड अप कर लिया। तो 100 रुपीज का शेयर था, तो 100 से ही हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब मैंने सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करिए, क्या करिए, शेयर फोरफीचर का अमाउंट निकाल लीजिए कि फोरफीचर में जाएगा कितना। जितना कंपनी को रिसीव हो चुका है वो सारा का सारा फोरफीचर में ही जाएगा। तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी भी मिल चुकी है, कंपनी को अलॉटमेंट मनी भी मिल चुका है। तो एप्लीकेशन मनी कितने की थी जी, एप्लीकेशन मनी 30 रुपए, सॉरी 20 रुपए एप्लीकेशन में मिले और 30 रुपए अलॉटमेंट पे मिले, मतलब 50 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 15,000 कंपनी को मिल चुका है। इक्विटी फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 6,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और सेकंड कॉल नहीं मिला तो 9,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर, जो नहीं मिला उसको अलग से शो कर दीजिए, जो मिल चुका उसको फोरफीचर में ट्रांसफर कर दीजिए। ये था एक बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस करा है। काफी इजी कंसेप्ट है और यही अमाउंट हमें निकालना होता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे, आपको कहा जाएगा बताइएगा शेयर फोरफीचर में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, तो आपको ये वाला अमाउंट निकालना है। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि शेयर फोरफीचर का अमाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो आप कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन कईयों का प्रैक्टिकल कंसेप्ट इतना वीक होता है कि वो इसको छोड़ ही जाते हैं, दूर से स्किप कराते हैं। चलेगा। अब रेशियो से पहले हम बात करेंगे एनुलमेंट की। एनुलमेंट ऑफ फोरफीचर क्या होता है। अब एनुलमेंट क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, मान लो किसी के शेयर्स मैंने फोरफिट कर लिए, अब बाद में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, तो वो कहता है कि नहीं भाई देखो, दोबारा से मुझे उसी वहीं से ही मैं अपना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स अमाउंट पर आप चार्ज कर लीजिए, लेकिन आप प्लीज मुझे वहीं से शेयर्स अलॉट कर दीजिए। तो उस टाइम पर एनुलमेंट हमें करना होता है, उसको कहते हैं जब दोबारा से कंपनी वहीं से स्टार्ट कर देती है शेयर्स को इशू करना। मतलब आपने 20 रुपए एप्लीकेशन के पे कर दिए थे, बाकी पे नहीं करे, तो कंपनी कहती है ठीक है अब यहाँ से पे करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसको हम कहते हैं क्या, एनुलमेंट ऑफ फोरफीचर। ठीक है। तो अब बोर्ड क्या करता है, एनुलमेंट का डिसीजन अपना करता है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं होता, आसान नहीं होता, इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, और रेजोल्यूशन को बोर्ड अप्रूव करेगा तभी वो एनुलमेंट डिसाइड होगा। अब एनुलमेंट करने के बाद मेंबर्स का नाम दोबारा से रजिस्टर में जोड़ दिया जाता है, जिस रजिस्टर से का नाम को काटा था वही रजिस्टर में दोबारा से एंट्री कर दी जाती है। अब इन केस ऑफ शेयर्स इशूड इन फिजिकल फॉर्म, फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड। अब देखो अगर शेयर्स को उसमें करा होगा इन्होंने, उसका कैंसिल कर दिया होगा, कॉमन सी बात है, पहले जब शेयर्स को फॉरफिट करा होगा तो उसको कैंसिल करा होगा। अब कंपनी क्या करती है, दोबारा से क्या करेगी, इशू कर देगी शेयर सर्टिफिकेट को। अब द forfeiture कैन बी annulled बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स मेंबर पे ऑल आउटस्टैंडिंग। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसको सारे आउटस्टैंडिंग पे करने हैं टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगी कंपनी कितना पे करना है। द मेंबर हुज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड शुड बी ड्यूली इन्फॉर्म। अब इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपको दोबारा से चांस दिया जा रहा है कि आप दोबारा से अपनी स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिएगा। अब जब्त करा हुआ शेयर्स कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि वो जब्त करे हुए शेयर्स को क्या अपने पास दोबारा से क्या कर लेगी, उसको बायबैक कर लेगी, नहीं, कंपनी उसको दोबारा से क्या कर लेती है, रीइश्यू कर लेती है। लेकिन रीइश्यू के लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, ऐसा नहीं है कि कंपनी आज फोरफिट करा कल रीइश्यू कर दिया, नहीं, एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर टाइम के बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है। साथ के साथ कंपनी भी कभी भी रीइश्यू नहीं कर सकती है। अब रीइश्यू में क्या कर सकते हैं, एक फोरफिट शेयर्स में भी रीइश्यूड और अदरवाइज डिस्पोज। दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, या तो डिस्पोज कर दे, खत्म ही कर दे, किसी को रीइश्यू नहीं करने, या फिर उसको रीइश्यू कर दे। अभी डिसाइड करता है कौन, बोर्ड। अब डायरेक्टर वुड फिक्स ए प्राइस फॉर द फॉरफिट शेयर दैट शुड नॉट बी लोअर देन द अमाउंट ऑफ द कॉल्स ड्यू एंड अनपेड ऑन द शेयर्स। अब एक चीज याद रखना, ये अजर्शन रीजन का हमारा पार्ट बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है,
ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी जब रीइश्यू का प्राइस डिसाइड करेगी तो वो प्राइस उस अमाउंट से नीचे नहीं होना चाहिए जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं करा था। याद रखना, नॉट बी लोअर देन द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। जैसे कि मान लो एक शेयर होल्डर था, मान लो पिछले शेयर होल्डर था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी थी, एप्लीकेशन मनी 30 रुपए, और नोट पेड कितना किया था, 50 रुपए पे नहीं किया था। तो अब की बार जो इशू रहेगा वो 50 से नीचे तो रहेगा ही नहीं। अब भूलकर भी मैं सोच लेना कि 50 से नीचे चला जाएगा अमाउंट, नहीं जाएगा। चाहे डिस्काउंट, इशू डिस्काउंट पर हो सकता है, रीइश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पर हो सकता है, लेकिन इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकते। ये चीज भी आप याद रखना, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। तो इस केस के अंदर वो डिस्काउंट क्या नहीं होगा, पहला जो रेशियो होगा वो डिस्काउंट पर हो सकता है, लेकिन उस अमाउंट से नीचे नहीं होगा जितना वो अनपेड अमाउंट हमारे पास रह गया था। अब रीइश्यू में नया सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कॉमन सी बात है, और जो टाइटल ऑफ द ट्रांसफर ये शुड नॉट बी अफेक्टेड। अब मान लो देखो, मैं रीइश्यू तो कर रहा हूं, लेकिन उस शेयर्स के अंदर घपला था कुछ ना कुछ, अब मैंने नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया कंपनी ने, अगर घपला हुआ भी, जिसको ट्रांसफर करे जा रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना जेन्युइन वे में ले रहा है तो उसके लिए जेन्युइन ही रहेंगे वो शेयर्स के। चलिएगा, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया और नेट में भी पूछा गया, तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। एक्स लिमिटेड है जो 420 शेयर्स को फोरफिट करती है, 100 रुपीज का ईच है। तो इशू अमाउंट हमारा 100 रुपीज है, लेकिन कोल्ड अप कितना किया गया, 8 रुपए। मैंने आपको पहले ही कहा आप कोल्ड अप और इशू अमाउंट दोनों को देखिएगा, उसमें से ध्यान करिएगा। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब जॉन भाई ने क्या करा, 5 रुपए शेयर्स अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया और एप्लीकेशन मनी भी पे करी है, ऑफ रुपीज 5 रुपीज पर शेयर। ऑफ दिस 15 शेयर्स वर इशूड टू पार्कर, और इसमें रीइश्यू भी किया गया पार्कर को एज फुली पेड अप 4 रुपीज 6, मतलब कि 6 रुपए के हिसाब से पार्कर को क्या कर दिया गया, इशू रीइश्यू कर दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आपको बताने कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा आफ्टर द रेलिवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो कंपनी को प्रॉफिट रहेगा एट द एंड वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो हमें निकालना है कि कितना ट्रांसफर करा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। पहली बात तो आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम नहीं है, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, और यहाँ पे हमारा अमाउंट रहेगा वो अमाउंट जो उसने पे नहीं करा। अब यहाँ पर जोन ने कितना अमाउंट पे कर दिया, 5 रुपए, कितना पे नहीं करा, 3 रुपए पे नहीं करा। अब जो 5 रुपए पे कर दिया, सबसे पहले आप उसको ही लिख लीजिए। मैं हमेशा आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ, जो सबसे पहले 5 पे करा है उसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, अब देखो एंट्री देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कोल, कोल का अमाउंट पे नहीं करा उसने, बाकी सारा पे कर दिया, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब शेयर फॉर फ्यूचर में देखिए, सबसे पहले फॉर फ्यूचर का देखिए, उसने 5 रुपए पे कर दिए, 5 कितने पे करे, 20 के ऊपर, तो कितना रुपए पे कर दिया उसने, 100 रुपीज पे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कोल्ड अप अमाउंट को हमेशा ध्यान में रखना। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना, 160। अब उसने शेयर कॉल कितना पे नहीं करा, 3 रुपए तो पे नहीं करा, कितने, 3 रुपए, तो उसने 60 रुपए के हिसाब, 60 रुपए पे नहीं करे। शेयर कॉल कैपिटल, मतलब कि शेयर कॉल जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है, जो भी हमारा अमाउंट था 60 रुपए उसने पे नहीं करे, कंपनी ने 100। अब उन्होंने कहा कि उसने क्या करा, 15 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। अब जब रीइश्यू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो चलेगा। अब देखते हैं हम रीइश्यू में हम कैसे इसको पास करेंगे। तो देखो, रीइश्यू के अंदर कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, सीधी सी बात है, 6 रुपए का इशू करा गया है शेयर रीइश्यू के टाइम पे, तो 6 रुपए के हिसाब से और 15 शेयर्स करे हैं तो 90 रुपए कंपनी के बैंक में आएंगे। अच्छा, शेयर था कितने का एक्चुअल में, कोल्ड अप तो 8 का था, लेकिन शेयर था कितने का, 10 रुपए का था, तो कंपनी को लेने कितने चाहिए, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, बेसिकली हमारा, हमारे पास 15 शेयर्स हैं, तो 15 इंटू 10, ये आएगा 150 रुपीज शेयर कैपिटल में। अच्छा, इन शेयर्स के ऊपर कंपनी ने डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पर गया है, ये रेशियो हम डिस्काउंट पर कर सकते हैं, तो 4 रुपए डिस्काउंट पर गया, तो 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को लॉस हुआ, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, शेयर फोर फीचर के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 60, तो 60 रुपए का कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा 15 शेयर्स को रीइश्यू करने पर। अच्छा, इन 15 शेयर्स पर कंपनी को कुछ बेनिफिट भी हुआ, बिल्कुल, इन शेयर्स के ऊपर, 15 शेयर्स के ऊपर कंपनी को बेनिफिट हुआ, है ना। अगर देखो, जो 100 रुपए का बेनिफिट हुआ था 20 शेयर्स को जब्त करने में,
तो 15 शेयर्स के ऊपर कितने का हुआ, तो ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 रुपए का, 75 रुपीज का कंपनी को क्या हुआ था बेसिकली, वहां से फोरफिट हुए थे, हमें फोरफिट करने पे इतना अमाउंट हमने जब्त करा था 15 शेयर्स के ऊपर। अब इतने शेयर्स में से 60 रुपए तो हमने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी को नेट प्रॉफिट या नेट हम कह सकते हैं जो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, वो कितना किया जाएगा, 15 रुपीज। अब कुछ कंफ्यूज हो गए थे कि 15 तो हमारा आंसर में नहीं है। अरे आंसर में हमें कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो आंसर आता 15 रुपीज। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में रह जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद। तो शेयर फॉरफीचर में तो भाई 5 शेयर्स का पैसा रह जाएगा, 15 शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर देंगे तो 5 शेयर का ही तो फॉरफीचर में रहेगा, तो 5 रुपीज का पैसा रहेगा। और वो 5 बेसिकली कितना रुपए हमने जब्त करे थे, 5 रुपए के हिसाब से, तो 25 रुपए, मतलब कि 100 रुपए में से हमने 75 का तो सेट ऑफ कर दिया, 25 रुपए हमारे फॉरफीचर अकाउंट में रह जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में रह जाएगा, तो हमारे 25 रुपए रह जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व that 200 equity shares of 100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of rupees 30 per share. Out of these, 150 worth shares were issued at 60 rupees per share to Mohit. ठीक है, तो बेसिकली क्या करा गया है, 200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, जिसमें से सेकंड एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया गया था 30 रुपए की, और जिसमें से 150 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 60 रुपए के हिसाब से। चलेगा, देखते हैं इसका क्या हमारा। सबसे पहले आप फॉरफीचर की एंट्री बताइएगा। कॉमन सी बात है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में या तो कॉल्ड अप लीजिए या इशूड अमाउंट लीजिए। तो 100 रुपीज है, तो 200 शेयर्स है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 20,000 पे हो गया। अब मैंने आपको कहा कि सबसे पहले देखिए कि कितना फॉरफीचर में जाएगा, तो कॉमन सी बात है, जितना हमें रिसीव हो गया वो सारा का सारा फॉरफीचर में चला जाएगा। 80 रुपए, सॉरी 70 रुपीज रिसीव हो गया, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 200 14,000 चला जाएगा फॉरफीचर में। और जितना रिसीव नहीं हुआ, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुआ, तो 6,000 पे हमारा क्या आ गया, फाइनल कॉल का अमाउंट बच गया जो हमें रिसीव नहीं हुआ। अब इसमें से कहा कि 150 रुपए इशू किए गए हैं, कोई बात नहीं, 150 रुपए इशू कर दिए, 150 शेयर रीइश्यू कर दिए 60 रुपए के हिसाब से, जबकि होने कितने के हिसाब से चाहिए थे, 100 रुपए के हिसाब से, मतलब कि 40 रुपए का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि भाई बताइए कितना मिनिमम अमाउंट था जो कंपनी रीइश्यू कर सकती थी, तो जितना हमें रिसीव नहीं हुआ वो तो मिनिमम रहेगा रहेगा, मतलब कि 30 रुपए तो कंपनी को रखने ही पड़ेंगे। कंपनी ने रखे कितने, 60 रुपए, फिर भी कंपनी फायदे में चल रही है। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया बैंक में कंपनी के पास, तो बैंक में कंपनी को मिला 150 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना, 9,000 पे कंपनी को मिला। कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू करे, 40 रुपए के डिस्काउंट पर दिए, तो 40 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कितने शेयर्स, 150 के हिसाब से, तो 6,000 पे कंपनी ने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और शेयर कैपिटल होना कितने का, 15,000 पे का ये शेयर्स थे हमारे पास बेसिकली, जो कंपनी ने रीइश्यू करे हैं। अब कहा गया कि 150 पर निकालिए, कोई बात नहीं निकाल देंगे। सबसे पहले जो कंपनी ने जब्त करे, कंपनी ने जब्त कितने शेयर्स करे थे, 200 इक्विटी शेयर्स जब्त करे थे। अब दोस्तों को इस पे कितने का बेनिफिट हुआ, अगर बात करें तो हम बेसिकली बेनिफिट की बात करें तो कंपनी को कितने का हुआ है 200 शेयर्स पर, तो 14,000 रुपीज का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है 200 शेयर्स पर। और हमें निकालना है 150 पर कितने का बेनिफिट होगा, तो 2 यहां से 0 गया, 70, और 70 मल्टीप्लाई बाय 150 अगर हम करेंगे तो कितने का बेनिफिट इसको हमको देखने को मिलेगा, तो 7 5 35, 3 कैरी ऊपर 10500, तो 10,500 रुपए का कंपनी को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। और कंपनी इसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दे चुकी है, 6,000 रुपए का दे चुकी है। तो नेट अमाउंट हमारे पास कितने का रह गया, 4500 रुपए का। तो 4500 रुपए हमारे कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा इनको निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, बट अगर आप धीरे से करेंगे तो काफी इजिली ये क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, इफ 100 शेयर्स फॉरफिटेड एट रुपीज 100 ईच एट रीइश्यूड एट रुपीज 80 पर शेयर, द अमाउंट ट्रांसफर टू फॉरफिचर शेयर्स, ये कैलकुलेट करना है। एक कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, शेयर होल्डर हैड पेड रुपीज 5 शेयर, द शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 8 रुपीज पर शेयर, तो ये भी आपको निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। वीडियो को स्टॉप कर लेना, क्वेश्चन पढ़ना और अच्छे से इसका आंसर फाइंड आउट करना और कमेंट करके बताना। ये दो क्वेश्चंस और हैं,
यहाँ पे भी आप वीडियो को स्टॉप करना और इसका आंसर निकालना, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।